हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम विजन आईसी करंट अफेयर की मैगजीन जो कि जनवरी 2021 की है उसे कंटिन्यू करते हुए आपके लिए आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक लेकर आए हैं। टॉपिक थोड़ा बड़ा होने की वजह से उसे कुछ पार्ट्स में कवर करेंगे, तो इस वीडियो में हम पार्ट 1 कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टॉपिक देखते हैं। इसके अंदर पहला टॉपिक कहता है ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के बारे में। क्या है, न्यूज में क्यों रहा है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए हुआ क्या है कि रिसेंटली ड्राफ्ट बनाया गया है फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का, और इस ड्राफ्ट को रिलीज करा गया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो यही एक वजह है जो ये न्यूज में आ गया है। अब आप कहेंगे अच्छा भाई ड्राफ्ट बना लिया तो भाई नई पॉलिसी ला क्यों रहे हो, क्या जरूरत है इस नई पॉलिसी को लाने की। तो सबसे पहली वजह तो यही है कि लैक ऑफ एक्सेस है साइंटिफिक नॉलेज में। अब देखिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो इंडिया के अंदर हैं वो 1500 करोड़ रुपए हर साल खर्चा करते हैं, जो जर्नल्स वगैरह होते हैं ना, आर्टिकल्स वगैरह, इसे सब्सक्राइब करने में 1500 करोड़ रुपए समझ लिए खर्चा कर रहे हैं। बट अभी भी सिर्फ और सिर्फ एक तिहाई मतलब 1/3 आप मान लो, आपके थर्ड ऑफ जो कंट्री की टोटल है, मतलब 3 लाख जो और रिसर्चर्स का समझ लीजिए थर्ड हिस्सा अगर कर दें, सिर्फ इन्हीं को ही इन सारे जर्नल्स का एक्सेस मिल पाता है। तो सोचिए जरा, इतने सारे पैसा खर्चे करने के बाद भी अभी जर्नल्स नहीं मिल पा रहे सबको। उसके बाद नेक्स्ट जरूरत यह है कि ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड। देखिए पिछले 6 सालों में यहाँ पे जो है अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है कि औरतों ने काफ़ी इम्प्रूव करा है साइंस में, एजुकेशन में। ठीक है, चाहे आपका बैचलर हो चाहे आपका मास्टर लेवल हो, ठीक है, दोनों में ही औरतों का पार्टिसिपेशन अच्छा रहा है। लेकिन तब भी अगर हम देखें तो यहाँ पे डॉक्टोरल लेवल अगर हम देखें तो वहाँ पे औरत और आदमी दोनों में अच्छा खासा गैप देखने को मिला है, और वो बराबर बरकरार भी है ना, जो डॉक्टर्स ग्रेजुएट्स होते हैं इसमें। क्यों भाई, उसका ये है कि ओवरऑल जो पार्टिसिपेशन है औरतों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, ये सिर्फ देखें तो भाई सिर्फ 16% ही रह गया। मतलब ऐसा भी होता है कि पहले तो ये लोग जरूर मास्टर वगैरह करने की कोशिश करती हैं, बाद में जो है अगर हम देखें तो चीज़ें ड्रॉप आउट हो जाती हैं, प्रॉब्लम हो जाती हैं। खैर, उसके बाद तीसरी जरूरत ये भी है कि लर्निंग्स फ्रॉम कोविड-19 टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर इन द कंट्री। देखो भाई साइंटिफिक टेम्पर हमारे कंट्री में बहुत ज़रूरी है, और ये हमें देखने को मिल गया कोविड-19 के इस पैंडमिक के बाद, इस मुसीबत के बाद। पैंडेमिक ने हमारे सामने ये दिखाया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए अपॉर्चुनिटी है, अकेडमिया और इंडस्ट्री यहाँ पे एक साथ काम करें, और जो भाई ये है सिनर्जी का पर्पस, सक्सेस प्लस एनर्जी का पर्पस, एक साथ काम करें, कोऑपरेट काम करके काम करें। और यहाँ पे हमें ज़रूरत है कि ऐसी लर्निंग्स हम लेकर आएँ ताकि हमारे यहाँ जो समाज की एफिशिएंसी बढ़े और सिनर्जी बढ़े आने वाले फ्यूचर में। सिनर्जी देखिए दो वर्ड का कॉम्बिनेशन होता है, सक्सेस प्लस एनर्जी, समझ गए। साथ ही साथ कुछ आपने देखी है कि साइंस की क्रेडिबिलिटी में भी काफ़ी जो है अटैक्स हुए हैं, मतलब काफ़ी सवाल उठे हैं, मिसकम्युनिकेशन, कुछ फेक न्यूज़ वगैरह काफ़ी ज़्यादा फैली है। आपने देखा आपके मोबाइल पे कितना ज़्यादा जो है वो फेक न्यूज़ फैली है, और कोविड के टाइम पे खासकर। और इससे हमें क्या लगता है कि हमें इस समय साइंटिफिक टेम्पर तो डेवलप करना ही करना है, हमें पता तो होना चाहिए ना चीज़ों के बारे में। हम लोग क्या करते हैं, जो चीज़ आ गया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे बस समझ लिया, जान लिया, उसको साइंटिफिक तरीके से नहीं सोचेंगे कि क्या ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इसलिए भी ज़रूरत है। उसके बाद ये भी वजह है कि एक्सपेंशन ऑफ एसटीआई फंडिंग लैंडस्केप। अब एसटीआई क्या होता है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो देखिए इस फील्ड में एसटीआई जो है फंडिंग जो है इसको एक्सपैंड करना है। देखिए इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है, जो हम खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, गर्ड बोलेंगे, GERD। इसका क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है GERD का। ठीक है, तो हम जो खर्चा करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़ है ये कि भैया ये हम सिर्फ 0.6% ही करते हैं अपनी जीडीपी का, बहुत कम है। अगर हम बड़ी बड़ी इकोनॉमीज देखें तो ये कम से कम नहीं तो 1.5 से 3% तक करती हैं, तभी वो इतनी ऊंचे तक गई भी है, समझ रहे ना। अब इसका रीजन ये आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं है। 40% से भी कम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया के अंदर। और दूसरी जगह देखें, एडवांस कंट्रीज में देखें तो यहाँ पे 70% है गर्ड का। तो ये भी कुछ वजह हैं। उसके बाद ये है ग्रेटर थ्रस्ट ऑन इनोवेशन। देखिए इंडिया ने यहाँ पे अपनी रैंक को तो इम्प्रूव करा है। हम पहले 81st नंबर पे आते थे 2015 में, अब यहाँ पे हम
यहाँ पे 48 रैंक पे आ गए हैं 2020 में। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंक अच्छी आई है, बट अभी भी ये बहुत ज़्यादा कम है अगर हम देखें दूसरी सारी कंट्रीज से। और इंडिया के जो रेसिडेंट्स हैं वो शेयर करते हैं, टोटल पेटेंट फाइल जो देखा गया है इंडिया की तरफ से वो 36% है, लेकिन जो एवरेज चल रहा है ना बड़ी बड़ी इकोनॉमीज का वो 62% है। पेटेंट राइट समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ ऐसा कोई नया इनोवेशन किया तो आपने उसका एक पेटेंट ले लिया, ठीक है, कि ये मेरे नाम पे है, आप ऐसा कुछ नहीं कॉपी बना सकते हो, और बनाते हो तो आपको कॉपीराइट हम जो है वो उसका आपको हमसे लेना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे नाम पे ये पेटेंट हो गया। तो ये सिर्फ 36% है। तो यहाँ इसका मतलब है कि हम साइंस वगैरह में इतने जो है इतना तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है, बाकी जगह पे 62% है बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में। खैर आगे बढ़ते हैं और जानेंगे कि भाई की प्रोविजंस क्या है इस ड्राफ्ट पॉलिसी की। ठीक है ना, जो पॉलिसी है ये ड्राफ्ट पॉलिसी की आखिरकार प्रोविजंस क्या है समझिए। तो पॉलिसी सबसे पहले रिप्लेस करेगी जो पुरानी वाली साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी थी 2013 की, 2013 की, उसको रिप्लेस करेगी। और इसके अंदर कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे कि पहली ये ओपन साइंस फ्रेमवर्क। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इनकम्पास करेगी ओपन सेंट्रलाइज डेटाबेस प्लेटफॉर्म नेशनल एसटीआई ऑब्जर्वेटरी। और ये यहाँ पे क्या करेगा, ये एक्सेस देगा साइंटिफिक डेटा का, इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, रिसोर्सेज का हर एक को पूरे कंट्री में। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, मतलब सबको यहाँ पे डेटा मिलेगा। और ये जो एक डेडिकेटेड पोर्टल भी बनाया जाएगा जो प्रोवाइड करेगा एक्सेस कि भाई जो भी आउटपुट होगा ऐसे पब्लिकली फंडेड रिसर्च का, ये एक क्या करेगा, एक भाई देखिए ये बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा, इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्काइव ऑफ रिसर्च के थ्रू बनाया जाएगा। तो समझ गए, इसमें क्या होगा भाई, देखो जहाँ पे भी पब्लिकली फंडेड रिसर्च है इसमें क्या रिसर्च से क्या निकल के आया वो सब भी इस पोर्टल के अंदर होगा। तो सब कुछ बहुत ही अच्छा है इसके अंदर। तो उसके दूसरी प्रोविजन ये है कैपेसिटी डेवलपमेंट की। तो काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज कि हम किस तरीके से साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को जो है इसकी जो एजुकेशन है इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना, और कैसे हर लेवल पे हम इसको और अच्छा बना सकते हैं, उसके साथ हम ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं इकोनॉमी के साथ में, सोसाइटी के साथ में। तो ये कैसे होगा, ये डेवलप होगा थ्रू प्रोसेस ऑफ स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसके लिए कैसे होगा भाई, ये सब कैसे हम बिल्ड कर पाएंगे, कैसे बिल्ड कर पाएंगे। पहली चीज़ तो हम हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स, जिसे हम लोग HERC बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर्स, और यहाँ पे साथ ही साथ कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर्स बनाएंगे, इसको एस्टैब्लिश करेंगे। और ये यहाँ पे रिसर्च इनपुट्स देंगे पॉलिसी मेकर्स को और एक साथ लेकर आएंगे सारे स्टेक होल्डर्स को। तो इससे हम यहाँ पे चीज़ों को पा सकते हैं जो हम चाहते हैं कि कैपेसिटी बिल्ड करना, स्किल डेवलप करना, ट्रेनिंग वगैरह करना। उसके बाद दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे इसके अंदर, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स। समझे, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर्स भी एस्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, ये आपके अंडर ग्रेजुएट लेवल से स्टार्ट हो जाएंगे और ये यूनिवर्सिटी की एजुकेशन तक चलते रहेंगे। और तीसरा आता है फिर रिसर्च इन इनोवेशन प्रैक्टिसेस। इसमें क्या है, ये काफ़ी ज़रूरी बना दिया जाएगा, मैंडेटरी कंपोनेंट होगा हर एक यूनिवर्सिटी में, कॉलेज के जो टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो रिसर्च इन इनोवेशन प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे देखिए विजन क्या है इस पॉलिसी का, ये पॉलिसी क्या सोचती है, इसका विजन क्या है। तो पहला विजन तो इसका यही है कि हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस करना, आत्मनिर्भर भारत हमारा बनाना है और खुद को हमें एक टॉप 3 साइंटिफिक सुपर पावर में अपने नाम यहाँ पे लाना है। दूसरा विजन ये है बच्चों कि हमें यहाँ पे अट्रैक्ट करना है, मजबूत बनाना है और अटेन करना है क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल। कैसे, पीपल सेंट्रिक साइंस है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इकोसिस्टम के, भैया लोगों को भी चीज़ें यहाँ पे पता हो, साइंटिफिक टेम्पर हो। तीसरा क्या है कि हमें डबल करना है नंबर ऑफ फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स, ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मतलब गर्ड, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन टू द गर्ड एवरी 5 ईयर्स। तो हमें यहाँ पे हर 5 सालों में इसको डबल 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 करना है। और आखिरी में इनका विजन ये है कि हमें यहाँ पे इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस और बढ़ानी है साइंस डेवलपमेंट एंड इनोवेशन, सॉरी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में, जिसमें आपका भाई ये होगा कि हमें अगर अच्छे से अच्छा लेवल पाना है, ग्लोबल लेवल अवार्ड पाने हैं, तो अगले जो है 10 सालों में हमें अपने आप को इतना मजबूत बना देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए नीचे आते हैं, फंडिंग ऑफ STI। ये साइंस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की फंडिंग कैसे होगी। देखिए STI की यूनिट को सेटअप किया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट में या फिर मिनिस्ट्री में, सेंट्रल के अंदर, साथ ही साथ
स्टेट के अंदर और लोकल गवर्नमेंट में भी, साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में भी, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में भी और स्टार्टअप्स वगैरह में भी, जिसमें मिनिमम एंड मार्क बजट जो भी होगा है ना एसटीआई एक्टिविटीज के लिए, वो अगर मिनिमम बजट से स्टार्ट हो रहे हैं तो वहां पे भी डिपार्टमेंट एक रहेगा। उसके बाद एडवांस मिशन इन इनोवेटिव रिसर्च इकोसिस्टम, जो शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एडमायर, ठीक है, एडवांस मिशन इन इनोवेटिव रिसर्च इकोसिस्टम। ये एक इनिशिएटिव है जिसे हम यहाँ पे हाइब्रिड फंडिंग मॉडल्स ला सकते हैं, ताकि हम यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, यहाँ जो सपोर्ट करेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड और लोकलाइज्ड कोलैबोरेटिव मिशन ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे जैसे लोकलाइज्ड कुछ एक साथ मिलके लोग यहाँ पे कुछ मिशन कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम एडमायर जो ऐसा इकोसिस्टम है, एडवांस मिशन इनोवेटिव रिसर्च इकोसिस्टम, इसे लेकर आएंगे। और तीसरी फंडिंग हो सकती है एसटीआई डेवलपमेंट बैंक। तो एसटीआई डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया जाएगा ताकि यहाँ पे फंडिंग वगैरह दे जाए, ये लोग डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लें, है ना, कुछ जो है स्ट्रैटेजिक एरियाज में, ठीक है। तो ऐसे फंडिंग आएगी इनको। उसके बाद कैसे क्या होगा भाई, उसके बाद रीओरिएंटिंग रिसर्च कल्चर। ये क्या होता है देखिए, जो रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क है RIEF, इसको यहाँ पे डेवलप करा जाएगा ताकि हम यहाँ पे फिर से रीओरिएंट करें रिसर्च कल्चर को, रिकॉग्नाइज ताकि कर सके सोशल इम्पैक्ट क्या होता है अलॉन्ग विद द एकेडमिक अचीवमेंट। तो भाई इससे भी फायदा है, भाई सोसाइटी को ध्यान में रखेंगे और हम अपनी जो है स्कूल लेवल पे यूनिवर्सिटी लेवल पे ध्यान रख के चलेंगे। क्लियर है। उसके बाद इंटीग्रेटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम। अब हमारे पास जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम यहाँ पे आज के साथ इंटीग्रेट करें, कैसे कि जो इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर हो, जिस तरह से इंस्टीट्यूशन बनाए जाए, ये इस तरह से बनाए जाए जिसमें ट्रेडिशनल नॉलेज भी यहाँ पे जो हमारे पास है उसको भी इसमें लाया जाए, और ग्रास रूट इनोवेशन, बहुत ही बेस से जो इनोवेशंस हैं और ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको हम ओवरऑल एजुकेशन में, रिसर्च में और इनोवेशन सिस्टम में लाएं। हमारे पास भाई पुरानी ही कितनी नॉलेज है, अगर हम देखें, अगर आप पहाड़ों पे जाओ तो वहाँ के लोगों को इतनी एक्सपीरियंस है कि बादल देख के बता देंगे कब होने वाला है स्नोफॉल, जो हो सकता है वेदर फोरकास्ट ना कर पाए, ठीक है। तो इसको सबको एक साथ लाने की बात है। उसके साथ एडवांस टूल्स जो कि आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हैं या फिर मशीन लर्निंग पे बेस्ड हैं, इनको यूज़ करा जा सकता है क्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए या मेंटेन करने के लिए जो हमारी पुरानी हेरिटेज नॉलेज है उसको। उसके साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन। तो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन में जो पॉलिसी है ये, इससे क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी सेल्फ रिलायंस, जैसे कि आत्मनिर्भर हम हो जाएंगे टेक्नोलॉजी की फील्ड में, इसके लिए काम करेगी। और हमारे यहाँ देश के अंदर कुछ जो जो भी सामान बनता है, जो भी इंडिजिनाइजेशन है, यहाँ पे हम उस पर ही ध्यान देंगे, इस पर प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि भाई सस्टेनेबिलिटी और सोशल बेनिफिट या फिर रिसोर्सेज वगैरह जो है, इन सब पे हम यहाँ पे ऐसे ध्यान देंगे नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि हम अपना गोल जो आत्मनिर्भर भारत का है उसमें उसको भी पा सकें। और इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट फ्रेमवर्क को बनाया जाएगा जो कि यहाँ पे फैसिलिटेट करेगा इंटरनेशनल इंगेजमेंट्स, ताकि हम यहाँ पे जो भी है, जो भी चाहिए हमको टुवर्ड्स क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस नॉलेज, वो सब हम पा सकें, ठीक है, कि हम कैसे यहाँ पे हम अपनी इंडिजिनियस नॉलेज को क्रिएट कर सकें और ज़्यादा डेवलप कर सकें सब कुछ। उसके बाद क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना, इंडिजिनाइजेशन के अंदर दूसरी बात ये है कि स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड, मतलब शॉर्ट फॉर्म में बोले तो STB, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी बोर्ड, और उसके साथ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, इसको बनाया जाएगा ताकि हम यहाँ पे एक साथ मिलके काम करें, साथ ही साथ फंडिंग वगैरह भी हो जाए। उसके बाद इक्विटी एंड इंक्लूजन। देखिए, एक इंडिया सेंट्रिक इक्विटी एंड इंक्लूजन चार्टर डेवलप करा जाएगा ताकि हर तरीके का जो भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, मतलब भेदभाव होता है या एक्सक्लूशन होता है, समझे, एक्सक्लूड करा जाता है, या फिर इनइक्वालिटीज होती हैं STI में, ठीक है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में जो भी प्रॉब्लम आती है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को यहाँ टैकल करेगा और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म को और ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। उसके बाद इसके अंदर है मेन स्ट्रीम साइंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक इंगेजमेंट। ये कैसे होगी, साइंस कम्युनिकेशन और पब्लिक इंगेजमेंट कैसे होगी, ये एक क्रिएटिव और क्रॉस डिसिप्लिनरी प्लेटफॉर्म्स, रिसर्च इनिशिएटिव और आपका आउटरीच प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये काम करा जाएगा। जैसे कि सोशल मीडिया सेंटर्स वगैरह हो गए ना, सोशल मीडिया सेंटर्स को यहाँ पे बनाया जाएगा, स्टैब्लिश करा जाएगा नेशनल लेवल पे भी, साथ ही साथ रीजनल लेवल पे भी, जिससे क्या होगा कि साइंटिस्ट वगैरह मीडिया के साथ कनेक्ट करेंगे और साइंस कम्युनिकेटर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल STI इंगेजमेंट,
कॉम्प्लीमेंटिंग एंड S&T फॉर डिप्लोमेसी विद डिप्लोमेसी फॉर S&T। इसमें क्या है, देखिए, इंगेजमेंट विद डायस्पोरा will be intensified through attracting the best talent back home through fellowship, internship schemes and research opportunities। अब देखो होता क्या है, हमारे यहाँ का इतना जो टैलेंट है, वो आपने देखा है कभी IIT वगैरह के लोग यहाँ से उठ के हमेशा फॉरेन चले जाते हैं। इंडिया के अंदर कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट, मतलब उनको ऐसा लगता है कि उनकी ग्रोथ होगी ही नहीं, उनको मदद के लिए यहाँ चीज़ें होती नहीं है। आइडिया है, कोई बात नहीं, जब सक्सेस हो जाओगे तब देखा जाएगा, तो इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें वहाँ से अपने उन टैलेंट को वापस अपने होम कंट्री में अट्रैक्ट करना है, हमारी कंट्री के लिए वो काम करें। तो इसको हम कई तरीके से फेलोशिप दे के, इंटर्नशिप स्कीम दे के या रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ दे के उनको वापस से अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल नॉलेज सेंटर्स, तो इंटरनेशनल नॉलेज सेंटर्स को भी इस्टेब्लिश करा जाएगा, ताकि हम जो ग्लोबल नॉलेज है या टैलेंट एक्सचेंज है इसे और ज़्यादा प्रमोट कर सकें। और आखिरी में STI पॉलिसी एंड गवर्नेंस। तो STI पॉलिसी एंड गवर्नेंस में पहला क्या है, STI पॉलिसी जो है, एक ऐसे इंस्टीट्यूट वगैरह बनाए जाएंगे, स्टैब्लिश करे जाएंगे, ताकि हम बिल्ड करें, मेंटेन करें एक रोबस्ट इंटरऑपरेबल STI मेटाडेटा आर्किटेक्चर। ठीक है, जो आपस में यहाँ पे ऑपरेशन इसमें हो जाए, STI मेटाडेटा आर्किटेक्चर ऐसा बनाए हम। उसके साथ रिसर्च एंड इनोवेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क, इसको भी सेटअप किया जाएगा, ताकि हम यहाँ पे सारा कोऑर्डिनेट करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में पूरे ही सारे सेक्टर्स में इस फील्ड में काम कर सकें। तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो कहता है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है समझिए। तो न्यूज़ में क्यों रहा, पहले ये जानते हैं। हुआ क्या है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसे हम लोग क्या ऐसे बोलते हैं ना, MEITY ऐसे बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इन्होंने एक स्ट्रैटेजी पेपर जो है वो प्रिपेयर किया है, जिसका टाइटल है नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। अब जानते हैं कि आखिरकार ये नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है क्या। देखिए, स्ट्रैटेजी का मेन एम ये है कि हम यहाँ पे बहुत सारे जो अलग वर्टिकल्स हैं AM के, मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के, उसे प्रमोट करेंगे। जैसे कि आपका मशीन्स हो गया, मटेरियल हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, डिज़ाइंस वगैरह हो गए, ताकि यहाँ पे हम जो भी हमारे पास ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो अनटैप्ड हैं, जो अभी तक ओपन नहीं हुई हैं, जो अभी तक खुल के नहीं आई हैं, उन्हें हम यहाँ पे जो है वो उनका फ़ायदा उठाएं, और इससे क्या होगा, आज आने वाले सालों में हम इसका जो है बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। उसके साथ ये फर्दर और चीज़ें बढ़ाएगा, जो अनटैप्ड पोटेंशियल है बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में, तो नियर फ्यूचर में हमारा और ज़्यादा पोटेंशियल जो भी है वो और सामने आएगा, खुल के आएगा। और साथ ही साथ जो रिकमेंडेशन दी गई है इस नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में, ठीक है, उसकी भी यहाँ पे एग्जीक्यूशन होगा, उन सारी रिकमेंडेशंस का भी। कौन सी रिकमेंडेशन, जो कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी 2019 में दी गई है। अब देखिए इसका जो है ये एम क्या है, ये समझिएगा। एम ये है, मतलब ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे ये जो क्रिएशन है सस्टेनेबल इकोसिस्टम का फॉर द AM इंडस्ट्री, ये यहाँ पे इंश्योर कराएगा कि यहाँ पे हमारा एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बने, आपका एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री का, ऐसा बने जिससे हम ग्लोबली कम्पीट कर सकें। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे हम कम्पीट कर सकें, ऐसा हमें जो है इकोसिस्टम बनाना है। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कि पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल इनोवेशन, हमें इंडिया को ग्लोबल इनोवेशन एंड रिसर्च हब के तौर पे दिखाना है फॉर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो हमें ऐसे प्लेस करना है, इंडिया को इतने ऊपर लेके जाना है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है प्रमोट क्रिएशन ऑफ इंडियन IPR। तो IPR के लिए तो बड़े टाइम से चल रही है चीज़ें, तो इसलिए जो है वो हमें जो क्रिएशन है इंडियन IPR का, उसे और प्रमोट करना है। खैर आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि आखिरकार स्ट्रैटेजी के अंदर ये क्या है। तो स्ट्रैटेजी के अंदर है भाई क्रिएशन ऑफ नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। ठीक है, नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाए जाएंगे, और ये एक डेडिकेटेड एजेंसी है ना, और ई कॉन्स्टिट्यूटेड टू स्पीयर हेड द नेशनल इनिशिएटिव फॉर पोजिशनिंग इंडिया एट द फोर फ्रंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज एंड एड्रेस लीगल एंड एथिकल इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ इट। तो भाई इसमें इनका ये है कि हम यहाँ पे नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बनाएंगे, जिससे हम अपना उद्देश्य ये पाएंगे कि हम जैसे हम चाहते हैं ना इंडिया को हम एकदम ऊपर तक लेके जाएं डेवलपमेंट ऑफ AM टेक्नोलॉजी में, और अगर कोई भी लीगल या एथिकल इश्यूज इससे निकल के आते हैं तो हम उसे भी यहाँ पे एड्रेस करें।
और दूसरा ये है इसके अंदर कि इंजीनियरिंग करिकुलम सूटेबल फॉर बैचलर एंड मास्टर डिग्रीज, जो भी भाई जो इंजीनियरिंग करिकुलम है जो सूटेबल है आपका बैचलर और मास्टर डिग्रीज के लिए, इसे ऐसा डेवलप करा जाएगा और इसमें जो है कंसल्टेशन होगी इंडस्ट्री के साथ में, और साथ ही साथ फिर ये इसको एंड इंट्रोड्यूस करा जाएगा ITI में, NITs में और IITs में भी। ठीक है, तो ऐसा कुछ करेंगे स्ट्रेटेजी के अंदर, ये कुछ बातें भी हैं। फिर बात आती है कि देखिए कुछ बातें जानेंगे हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग के बारे में। यहाँ पे आप देखिए थर्ड पॉइंट दिखा रहा है आपको, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग। अब ये क्या है देखिए, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर आप कह लो 3D प्रिंटिंग, ये आप डिफाइन कर सकते हो एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में बता रही हूँ, ठीक है, 3D प्रिंटिंग क्योंकि भी इसको कहते हैं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करती है, मतलब बनाती है एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ डिजिटल 3D मॉडल ऑफ कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD। ठीक है, इससे क्या बनाती है ये यहाँ पे बनाती है एक 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट बनाती है। किससे बनाती है? एक डिजिटल 3D मॉडल से बनाती है या एक कंप्यूटर एडेड डिजाइन से बनाती है, समझे? एक 3D मॉडल से या फिर आप कह लो एक कंप्यूटर डिजाइन से क्या बना देगी, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बना देगी। इतनी बात समझ में आई? तो ये एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या फिर 3D प्रिंटिंग, इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। अब ये जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट तो बना देगी, कैसे बना देगी? बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। अब कैसे? इसमें ये मटेरियल लेयर बाय लेयर ऐड करके इसको बना देगी। चलो ठीक है, मटेरियल के साथ साथ है ना, इन द एडिशन ऑफ मटेरियल, सॉरी जो मटेरियल हम यहाँ पे ऐड करेंगे, इस ये जो है कैन हैपन इन मल्टीपल वेज। ये मटेरियल जो हम ऐड करेंगे कई तरह से कर सकते हैं, जैसे कि पावर डिपोजिशन से, उसके बाद रेजिन क्योरिंग से, या फिर फिलामेंट फ्यूजिंग से। तो ऐसे तरीके से कर सकते हैं इसको, कई तरह से इसको मटेरियल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो डिपोजिशन एंड सॉलिडिफिकेशन होगा, इसे कंट्रोल करा जाएगा कंप्यूटर के द्वारा। ठीक है, मतलब ये जो भी सॉलिडिफाई करेंगे, जो भी सुखाए उखाएंगे, सब कुछ कंप्यूटर करेगा ताकि एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट बनाया जा सके। और ये सारे ऑब्जेक्ट जो है ऑलमोस्ट किसी भी शेप या ज्योमेट्री के होंगे। साथ ही साथ ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स है ना, भी यहाँ पे देखिए इनको भी यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए भाई ये है आपके सब ट्रैक्टिव इन नेचर। देखिए इनका कहना है कि जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स होते हैं वो सब्सट्रैक्टिव होते हैं नेचर में। अब देखिए सब्सट्रैक्टिव क्या होते हैं ये समझ लीजिए। सब्सट्रैक्टिव मैन्युफैक्चरिंग में आपका इन्वॉल्व करता है रिमूविंग पार्ट्स ऑफ अ ब्लॉक ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर टू क्रिएट द डिजायर्ड शेप। जो मटेरियल के ब्लॉक्स होते हैं उनको हटाया जाता है ताकि जैसा आप शेप चाहते हैं तैसा पा सकें। जैसे कि अभी बताओ, कटिंग वुड इनटू यूजफुल शेप्स फॉर इंस्टेंस इज अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस। जो लकड़ी होती है उसको काट काट के अलग अलग शेप में बनाते हैं ना, तो ये एक सब्सट्रैक्टिव प्रोसेस हो गया। तो भाई ये चीज भी यहाँ पे जो है इसके अंदर आती है। उसके साथ यूएसए की जो मार्केट है, जो यूएसए का जो मार्केट शेयर है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में, ये 36% है, ये मान लीजिए। उसके बाद यूरोपियन यूनियन आता है 26% और चाइना आता है 14%। और इंडिया मान के चलिए कि ये तो बहुत, इंडिया तो बिल्कुल ही वो है 1.4% है, सिर्फ और सिर्फ हमारा जो शेयर है इसके ग्लोबल मार्केट में। उसके बाद थर्मोप्लास्टिक, मेटल हो गया, सिरेमिक हो गए, ये काफी जाने माने बायो मटेरियल्स हैं और इनको आप एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में यूज कर सकते हो। अब नीचे देखिए पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स पे। पहला तो इम्पैक्ट ये है इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो जो ये प्रोडक्शन एएम टेक्नोलॉजीज हैं, इसकी वजह से फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, फटाफट से हो जाएगी और सस्ती हो जाएगी। और इसलिए जो पहले की वाली मैन्युफैक्चरिंग थी, यहाँ पे प्रोसेस ये एक बहुत सारे स्टेप में हुआ करते थे, अब ये सिंगल स्टेप में होने लगेंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पे लो वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स का विद कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री, तो बहुत अच्छा हो जाएगा इसके चलते। ये देख रहे हैं ना, ये देखिए एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हो सकती हैं। यहाँ पे इंडस्ट्री एप्लीकेशन जो होगी एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की, वो आपका एरोस्पेस एंड डिफेंस में हो सकती है, ऑटोमोटिव में हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकती है, हेल्थ केयर में हो सकती है, कंज्यूमर गुड्स में हो सकती है। क्या बैक में टॉपिक समझते हैं भाई, पोटेंशियली पढ़ रहते हैं। अच्छा, तो हमने यहाँ पे एक चीज जान ली ना कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या रहेगा। फिर देखिए इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या रहेगा। अब देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है यहाँ पे डेवलपमेंट करेगी नए मटेरियल्स का, टेक्नोलॉजीज का, जो ज़्यादा जो है एनर्जी या रिसोर्स एफिशिएंट होती हैं। ठीक है, मतलब ये एनर्जी और रिसोर्स को बचा के चलेंगी ताकि भाई इनका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो एलिमिनेट हो एंड इंक्रीज करे इनकी एनर्जी सिक्योरिटी को। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि
देखो हो गया क्या, ज़्यादा एनर्जी होगी, रिसोर्स एफिशिएंट होगी, और इनको क्या है, इनका मुद्दा कि यहाँ पे कार्बन फुटप्रिंट यहाँ पे कम हो जाए और इससे एनर्जी सिक्योरिटी और बढ़े। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ कि अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक ऐसी गाड़ी है जिसमें वेट वगैरह उसके जो पार्ट्स है उनका कम वेट है, तो इससे क्या होगा कि फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ना। यहाँ पे आप फिर 1 लीटर पेट्रोल में मान लीजिए भारी पार्ट के साथ जो है 10 किलोमीटर चला रहे थे, तो वेट अगर कम हो गया तो इससे आपने जो है वो 20 किलोमीटर गाड़ी चला ली, तो फ्यूल एफिशिएंसी यहाँ बढ़ गई। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट ये पड़ा। उसके बाद यहाँ पे इनोवेशन डिफ्यूजन, ये समझते हैं इसमें क्या है। देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे इनेबल करती है ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी थ्रू मॉडिफिकेशन ऑफ वर्चुअल डिजाइन मॉडल्स एंड न्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज। अब इसमें क्या है कि देखो इसमें क्या करेंगे कि कुछ वर्चुअल डिजाइन मॉडल्स को कुछ मॉडिफाई करके इससे हम क्या कर सकते हैं, या नए नए मटेरियल प्रॉपर्टीज यहाँ पे जो है इनमें निकाल के इससे हम क्या कर सकते हैं, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग है उसमें इनेबल कर सकते हैं ग्रेटर डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी। हम डिजाइन और तरीके से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। कैसे, जो वर्चुअल डिजाइन मॉडल है उसमें मॉडिफिकेशन लाके या न्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज के थ्रू ऐसा कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि फॉर लिमिटेड डिजाइन होता क्या है ना, वहाँ पर डिजाइन बहुत कम होती है, तो ये दिक्कत खत्म हो जाएगी और अब हमारे पास बहुत सारी डिजाइन भी होंगे और हमारा खर्चा भी नहीं होगा ज्यादा। तो इससे इनोवेशन और बढ़ेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। ऐसे आपको बताऊं, एग्जाम्पल बताऊं तो हाई रेजोल्यूशन मल्टी मटेरियल लार्ज एरिया फैब्रिकेशन जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का होता है ना, दैट आर फ्री ऑफ प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स। तो ये इसमें सर्किट बोर्ड वगैरह नहीं होते हैं। तो इसमें क्या है, ये हाई रेजोल्यूशन मल्टी मटेरियल लार्ज एरिया फैब्रिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसमें आपका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स नहीं होते हैं, तो ये भी इसके थ्रू कर सकते हो। उसके बाद पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर थ्रू पर्सनलाइजेशन ऑफ ड्रग्स फॉर कॉम्प्लेक्स पेशेंट स्पेसिफिक रिलीज प्रोफाइल्स, ये। उसके बाद आपका प्रोडक्शन ऑफ कस्टमाइज इम्प्लांट्स एंड रिडक्शन इन हेल्थ केयर कॉस्ट ड्यू टू मिनिमल री इंटरवेंशन इनेबल्ड बाय एक्यूरेट डायग्नोसिस। इसका मतलब ये कि एक्यूरेट डायग्नोसिस हुई और उससे क्या करा कि यहाँ पे प्रोड्यूस करा कस्टमाइज इम्प्लांट, जैसे भी इम्प्लांटेशन के लिए जो भी चीज़ चाहिए तो ये उसी हिसाब से बना दिया गया। उसके साथ यहाँ पे हेल्थ केयर की कॉस्ट भी इससे कम हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं, सारे फायदे हैं जो हर एक फील्ड में हमने देखा। उसके बाद हम समझते हैं कि आखिरकार चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस क्या आएंगे, अच्छाई तो बहुत हो गई, अब कुछ चैलेंजेस समझते हैं। चैलेंजेस ये आएंगे अडॉप्ट करने में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया के अंदर। पहला ये है कॉस्ट, इक्विपमेंट और मटेरियल की कॉस्ट। देखिए ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल ग्रेड है एएम मशीन जिनके पास है या रॉ मटेरियल्स हैं, ये सब इंपोर्ट कराने पड़ते हैं, बहुत ही महंगा होता है, इतना सुनने में अच्छा लगता है, सस्ता नहीं होता है, ठीक है। और कुछ अगर आप कंपेयर करो ना अभी जो दूसरी मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स है जैसे सीएनसी मशीनिंग या इंजेक्शन मॉड्यूलिंग, तो ये सब से कंपैरिजन में ये बहुत महंगा है। दूसरा चैलेंज है लैक ऑफ एएम इकोसिस्टम। देखिए सर्विस प्रोवाइडर जो इंडिया के हैं इनके पास ज़्यादा ही कुछ लिमिटेड है, मतलब बहुत ज़्यादा इनको जो है इनको ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, कॉम्पिटिटिव एएम टेक्नोलॉजीज इनके पास नहीं है जो कि इनके मटेरियल के साथ में यहाँ पे कंपैटिबल बैठे। जैसे प्लास्टिक मेटल सिरेमिक के साथ में ऐसे बैठे, हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है एएम वाली, ठीक है। तीसरा चैलेंज ये है कि मोनोपोली ऑफ एएम मार्केट बाय फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर। अब देखिए क्या है यहाँ पे जो एएम मतलब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में जो ये जो मार्केट है ना, इसको ये यहाँ पे जो फॉरेन ओरिएंटेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने यहाँ पे इसको हड़प रखा है। तो ज़्यादातर जो एएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ये फॉरेन कंपनीज के ही हैं, और इसी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे मोनोपोलिस्टिक अप्रोच जाती है ना। भाई ये यही का ही अच्छा है, लेकिन वो बहुत महंगा भी होता है, इसलिए भाई हमारे भाई इतनी महंगी है तो एएम टेक्नोलॉजी को कोई अडॉप्ट भी नहीं जल्दी कर पाता। उसके चैलेंज ये है लैक ऑफ स्किल्ड मैन पावर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास मैन पावर इतनी नहीं है अच्छी कि जिसे पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के बारे में पता हो, ट्रेंड हो, एक्सपीरियंस ऐसे इस फील्ड में इंजीनियर्स प्रॉपर हों, ठीक है। तो ये एक दिक्कत है। और आखिरी में दिक्कत है लीगल एंड एथिकल इश्यूज। देखिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो फोकस करती है लॉज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे, पॉसिबल कंसर्न्स हो सकते हैं ट्रेडमार्क को लेके या डिज़ाइन वायलेशन को लेके, तो इसके साथ ये सारे लीगल इश्यूज वगैरह भी हो सकते हैं। तो ये एम जो है एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इससे कुछ एथिकल कंसर्न पैदा हो सकते हैं, स्पेशली अगर हम देखें तो बायो प्रिंटिंग वगैरह, है ना। तो ये सब दिक्कतें कुछ आ सकती हैं। खैर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि क्या तरीके हैं, किस तरीके से इन सारी दिक्कतों को टैकल कर सकते हैं। भाई लाना तो है ही है, तो हम इंडिया के अंदर कैसे इन चैलेंजेस को टैकल कर सकते हैं समझते हैं। सबसे पहला तो ये है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स। तो देखिए जो प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसी है इसको आप अडॉप्ट करो,
और इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएं सरकार के द्वारा, ताकि ये जो लोकल एडिटिव मैन्युफैक्चरर्स हैं इनको सपोर्ट मिल सके। दूसरा है इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप। जब आप प्रमोट कर रहे हो इस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को अपने देश के अंदर, तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा कि यहाँ पे अट्रैक्ट करा जाए फॉरेन लीडर्स को कि आप आइए और आप अपना बेस इंडिया के अंदर सेटअप करिए, और इसके साथ साथ आप इंडियन कंपनीज को भी प्रमोट करो ताकि ये मजबूत बने लॉन्ग टर्म तक। समझ रहे हो? अब मतलब समझ रहे, बायोलेटरल आप काम करें, मल्टीलेटरल करें, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे काम होना चाहिए ये। और आखिरी में आप कर सकते हो स्किलिंग एंड अप स्किलिंग। स्किल की कमी है तो आप कुछ ऐसे कदम उठाइए, है ना, जो भाई स्किलिंग दे, अप स्किलिंग प्रोग्राम वगैरह चलाइए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को लेके, ताकि यहाँ पे टेक्निकली कॉम्पिटेंट और रेडली अवेलेबल वर्कफोर्स आपके पास हो, मतलब अच्छी हो और तुरंत अवेलेबल हो, ऐसा ना हो ढूंढनी पड़े एक अच्छी वर्कफोर्स। समझे? तो यहाँ पे होता है हमारा ये वाला पार्ट साइंस एंड टेक का कंप्लीट। इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ आईएएस, एंड इफ यू वांट टू watch these videos on Facebook, just like the page Sirf IAS and watch these videos there. Along with this, if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Thank you so much for discussion. If you want to join my membership, enjoy the various perks, just press the join button, enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.